हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की आज की हमारी क्लास में। ठीक है, और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए 3 प्रश्न हैं। ठीक है, ये जो तीनों प्रश्न हैं वो जो इससे पहले की करंट अफेयर्स की जो क्लास थी उस पर आधारित है। ठीक है, रिवीजन के तौर पे मैंने इसको लिया है ताकि आप रिकॉल कर सकें कि आपने पिछली क्लास में क्या जो करंट अफेयर्स देखा था और उसका क्या प्रश्न था। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न का है, आप इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं कि क्या होगा। हाल ही में भारत की किस भारोत्तोलक ने 2025 के राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो इसका आप जवाब दे सकते हैं। मैं हिंट के लिए बता दूं कि वो एक महिला थी। ठीक है, और अगर मैं नाम भी बता दूं यहाँ पे आपको, तो मीराबाई चानू उनका नाम था, मीराबाई चानू। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि हाल ही में जो भारतीय थी जिन्होंने राष्ट्रमंडल में भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, तो वो कौन थी? तो मीराबाई चानू थी। ठीक है, अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इससे पहले की करंट अफेयर्स की क्लास में, यानी कल की करंट अफेयर्स की क्लास में हमने देखा था कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और किस अनुच्छेद के माध्यम से की जाती है आप बता सकते हैं? तो अनुच्छेद 124 है। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि 124 आर्टिकल 124 के ए के तहत बताया गया है कि राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई है। और कितने सालों तक अगर वो रहते हैं तो बता दूं, तो 65 की एज तक वो मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पे बने रहते हैं। लेकिन न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है कि न्यूनतम आयु कितनी है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना वर्ष किस वर्ष हुई थी? तो इसकी कल की जो करंट अफेयर्स की क्लास थी उसमें हमने देखा था कि जो इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको 15 जून को हुई थी 2001। ठीक है, 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखना है कि इसकी जो यानी एससीओ जो है उसकी स्थापना वर्ष कब है? तो वर्ष 2001 है। ठीक है, आप इसका मुख्यालय कहाँ पे है कमेंट में बता सकते हैं कि मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, चीन में इसका मुख्यालय है, मैं ये बता देती हूँ कि चीन में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसको जो मेजबानी इस वर्ष 2025 की जो मेजबानी है, जो 2025 की मेजबानी है वो चीन में की गई, यानी इसकी जो मेजबानी है वो चीन ने किया है। ठीक है, आपको पता है कि जो भारत के प्रधानमंत्री है वो जापान और चीन के दौरे पर गए, यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए गए। तो ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इस वर्ष यानी वर्ष 2025 में जो संघाई का शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी जो मेज़बानी की है तो चीन ने की है। ठीक है, चीन ने की, और इसका जो मुख्यालय है चीन के, जो संघाई सहयोग संगठन का चीन के बीजिंग में है। ठीक है, चीन के बीजिंग जो है वहाँ पे इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो जो संघाई सहयोग संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये ध्यान रखना है 2 पॉइंट। एक तो इसके स्थापना वर्ष ध्यान रखना है कि कब किया गया था। तो वर्ष 2001 में किया गया था, 15 जून 2001 को। और इसकी जो मेज़बानी इस वर्ष की चीन कर रहा है। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो आप बता सकते हैं कि भारत है वो जो संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में कब सम्मिलित हुआ था। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने देखा था, जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसमें देखा था कि हमने भारत और पाकिस्तान जो है वर्ष 2017 में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, वर्ष 2017 में सम्मिलित हुए थे कौन कौन? भारत और पाकिस्तान। ठीक है, और दो और देश इसमें सम्मिलित हुए थे जो 23 और 24 में सम्मिलित हुए, उनका नाम आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसको भी हमने देखा था, तो उसका नाम आप कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा कि कौन से ऐसे 2 कंट्रियाँ थी जो 2023 और 2024 में संघाई सहयोग संगठन का हिस्सा बने हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन का और जवाब दे दीजिए कि जो संघाई सहयोग संगठन में उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कुल सदस्य संख्या इसमें कितनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक यानी ईडी के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो इसका जो राइट जवाब है वो उर्जित पटेल है। उर्जित पटेल जो पूर्व गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, वो क्या है, वो उनको जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी यानी निदेशक यानी ईडी के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि उर्जित पटेल जो ईडी के कार्यकारी निदेशक मुद्रा कोष के जो आईएमएफ है उसमें सम्मिलित हुए हैं। अब आईएमएफ की बात कर लेते हैं कि ये आईएमएफ है क्या। तो आईएमएफ एक महत्वपूर्ण वैश्विक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। यह उन सदस्यों को देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है जो भुगतान संतुलन की समस्याएं या आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। भुगतान संतुलन का मतलब होता है कि जिसके पास पैसे वगैरह नहीं होते हैं या जो आर्थिक रूप से जो देश क्या हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, उनको क्या करता है, पैसा वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं। जैसे वर्ष 1991 में भारत की कंडीशन क्या थी, भारत के पास उस टाइम पर 7 दिनों तक का बस देश चलाने के लिए पैसा था, बचा हुआ था। ठीक है, 7 दिनों तक के लिए बस बचा हुआ था। तो भारत क्या गया, आईएमएफ के पास गया और आईएमएफ ने कुछ शर्तों के साथ भारत को उस टाइम पे ऋण दिया था, जिसमें लिबरलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है। ये आपको 3 जो है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और एक और कुछ पॉइंट था, वो तीनों उस टाइम की शर्तें रखी थी आईएमएफ ने। तो आईएमएफ क्या करता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक की तरह काम करता है। हालांकि ये बैंक नहीं है, मुद्रा कोष है। इसमें क्या करता है, ये उन जो राष्ट्रों को पैसा प्रोवाइड कराता है जो जिनके पास जो अपनी देश को चलाने के लिए जिनके पास पैसा नहीं होता है, तो वो कुछ शर्तें भी वो लागू करता है, तब वो पैसा देता है। ठीक है, अब इसका कार्य वगैरह देख लें। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हुए चलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो बिहार जीविका भर्ती 2025 है उसमें एक सिलेबस में आपको दिया है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संस्थाएं एवं संगठन, तो इसको देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वैश्विक वित्तीय स्थिति यह वैश्विक आर्थिक और वित्तीय विकास पर नज़र रखता है और आर्थिक संकट को रोकने के लिए नीतिगत सलाह देता है। ठीक है, दूसरा इसका कार्य क्या है, ऋण सहायता देना। जब कोई देश गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करता है तो आईएमएफ उन्हें आर्थिक स्थिति बहाल करने में मदद करने के लिए सशर्त ऋण प्रदान करता है, यानी उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जिसके आधार पर वो पैसा देता है। वो शर्तें रखता है कि इन शर्तों को लागू करेंगे आप, तभी आपको पैसा मिलता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को व्यापार को बढ़ावा देना। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार को प्रोत्साहित करता है, जिससे रोजगार के उच्च और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, उसके साथ ही विनिमय दर, आईएमएफ विनिमय दरों को स्थिर रखने और सदस्य देशों के लिए बीच प्रतिस्पर्धा और अवमूल्यन को हतोत्साहित करने में मदद करते हैं। तो ये उसके कुछ उद्देश्य हैं जिनको हम रैपिड फास्ट तरीके से देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, गरीबी को कम करना, यह आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देकर दुनिया भर में गरीबी को कम करने का प्रयास करता है, जो समावेशी विकास का समर्थन है। ठीक है, अब इसकी संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसी है, तो अगर आप देखें तो इसमें सदस्य देश कितने हैं। अब यहाँ से आप पॉइंट नोट कर सकते हैं आईएमएफ के बारे में। ठीक है, आईएमएफ में जो सदस्य देशों की संख्या है कितने हैं, तो 190। ये पूछ सकता है कि आईएमएफ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है और लिस्टिंग दे दे आपको, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि 190 सदस्य देश हैं। फिर दूसरा चीज़ इसमें क्या ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जो कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इसको ध्यान रखना है कि आईएमएफ में सदस्य देश कितने हैं और दूसरा इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, जब हम जो इंस्टीट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं तो कुछ उसकी जो मेन चीज़ें होती हैं जिस पे प्रश्न बनते हैं, तो इसमें क्या बन सकता है, एक तो सदस्य देशों पर बन सकता है और इसका मुख्यालय कहाँ है इस पर बन सकता है, फिर इसकी स्थापना कब हुई, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसकी जो कोटा प्रणाली क्या है, या प्रत्येक देश का एक कोटा होता है जो उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्धारित होती है। यह कोटा फंड में उसके वित्तीय योगदान, मतदान शक्ति और ऋण लेने की क्षमता आदि निर्धारित है। तो एक कोटा सिस्टम होता है जिसमें जिस देश की जो आर्थिक कंडीशन होती है उस आधार पर उसको कोटा मिलता है। ठीक है, भारत और आईएमएफ की बात है, भारत जो है आईएमएफ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि क्या भारत आईएमएफ के संस्थापक सदस्यों में से है या नहीं है, इस तरह से कथन देकर पूछ सकता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि हाँ, आईएमएफ जो है भारत जो है आईएमएफ के संस्थापक सदस्यों में से, यानी इसकी स्थापना के समय भारत भी उसमें सम्मिलित था। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो स्थापना हुई थी 17 दिसंबर वर्ष 1945 को हुई थी, जब 29 देशों ने इसके आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट यानी समझौते ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।
तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि वर्ष 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब स्थापना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, पृष्ठभूमि वगैरह इसकी हैं, वो देख लेते हैं। तो वर्ष 1944 में जो जुलाई में संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ब्रिटेन, यहाँ पे ब्रिटेन होगा, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। तो पूछ सकता है कि किस सम्मेलन में जो है IMF की स्थापना की संकल्पना रखी गई थी या नींव रखी गई थी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, इसको ध्यान रखना है। अपनी कॉपी में ऐसे करके पॉइंट बना के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और वर्ष 1944 में ये हुआ था। तो इस सम्मेलन में का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक सहयोग और आर्थिक स्थिरता की रूपरेखा को तैयार करना था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या पॉइंट आपको नोट करनी है, तो पहला पॉइंट तो ये नोट कर लीजिएगा कि सदस्य देश कितने हैं। फिर इसका लिखिएगा कि मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन DC लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे संस्थापक सदस्यों में से रहा है भारत या नहीं, हाँ रहा है। फिर इसका डेट लिख लीजिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। और इसकी जो संकल्पना है कब आई थी, तो वुड्स सम्मेलन से, इसकी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से इसकी संकल्पना आई थी। बस ये 4 पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा। इसका जो मेन मकसद है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य की देखें तो 1930 के दशक की महामंदी के बाद उत्पन्न हुई समस्याओं जैसे मुद्रा उन्मूलन और व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 1970 में महामंदी आई थी, तो उसके बाद ही इसकी जो स्थापना की बात चलने लगी थी, ठीक है। तो एक और इसकी देखिए कार्य की शुरुआत कब करता है, तो IMF ने 1 मार्च 1947 को अपनी वित्तीय गतिविधियां शुरू कर दी थी, ठीक है। तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, ये 4 पॉइंट जो मैंने बताया ऊपर से, आप इसको बस अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इतना ही इसमें नोट कर लीजिएगा तो हो जाएगा। अगला एक है कि किस मशहूर भारतीय निदेशक के बेटे प्रेम सागर का हाल ही में निधन हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रश्न कैसे बनेगा, ये आप इसको ध्यान रख सकते हैं। जो प्रेम सागर थे वो रामानंद सागर के बेटे हैं, ठीक है, रामानंद सागर के बेटे। अब रामानंद सागर कौन है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। रामानंद सागर, जिनका नाम पूरा नाम क्या है, तो चंद्रमौली चोपड़ा, ठीक है, चंद्रमौली चोपड़ा इनका पूरा नाम है। यह भारतीय फिल्म और टेलीविज़न निर्देशक, निर्माता और लेखक थे, ठीक है। और इन्हें विशेष रूप से 1980 के दशक में सबसे लोकप्रिय टेलीविज़न धारावाहिक, आपको पता है, रामायण के निर्माण और निर्देशक के लिए जाना जाता है। तो ये प्रश्न इस पर हो सकता है कि इस बार पूछ ले, ठीक है, जीविका में पूछ ले या किसी भी पेपर में पूछ सकता है, क्योंकि रामायण आपको पता है कि बहुत ही फेमस जो टेलीविज़न चलता है अभी भी बहुत फेमस है। तो इसके जो राइटर कौन है, तो रामानंद सागर। फिल्म के निर्देशक कौन है इसके, तो निर्देशक कौन है, तो रामानंद सागर थे। तो ध्यान रखना है कि रामायण है, ठीक है। इनका जीवन वगैरह पे उतना हमको नहीं देखना है कि उनका जन्म कब हुआ, प्रारंभिक शिक्षा ये वगैरह नहीं देखना है, नानी दादी। इनका निधन ध्यान रख सकते हैं कि 12 दिसंबर वर्ष 2005 को 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है। और उनकी कुछ और कृतियां हैं, धारावाहिक वगैरह, जैसे टीवी धारावाहिक है, रामायण है, श्री कृष्ण है, विक्रम और बेताल है, दादा दादी की कहानियाँ हैं, अलिफ लैला और जय गंगा मैया, ठीक है। तो ये इनकी फेमस जो क्या है कि धारावाहिकें हैं, टीवी सीरियल्स हैं, वो इसको ध्यान में रख सकते हैं। और इनके कुछ फिल्म है, जैसे आंखें हो गया, ललकार हो गया, गीत हो गया, आरजू हो गया, ये इनकी फिल्म है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। हो सकता है कि इस बार प्रश्न पूछ ले इस पर, ठीक है। मुझे लगता है कि इस पर प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि जो खबरें में रहती हैं मेनतः उस पर प्रश्न पूछता है। तो अब किस तरह का प्रश्न पूछेगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ आप ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। अब कह रहा अगला है कि पुरुष एशिया कप में हॉकी 2025 में भारतीय टीम ने किस देश को हराकर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है, तो जापान को हराकर भारत ने क्या किया है, लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। तो ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं पुरुष एशिया जो है एशिया कप हॉकी पुरुष टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष 1982 में हुई थी। तो इसको ध्यान में रखना है कि एशिया कप जो है हॉकी का पुरुष का टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष 1982 में की गई थी, ठीक है। शुरुआत की जानकारी देखें तो पहला टूर्नामेंट जो हुआ था, पहला पुरुष एशिया हॉकी एशिया का कप जो हुआ था वो 1982 में पाकिस्तान के कराची में आयोजित किया गया। तो कहाँ पे आयोजित किया गया, तो पाकिस्तान के कराची में आयोजित किया गया। विजेता कौन थे, तो पहला टूर्नामेंट में मेज़बान में
पाकिस्तान ने भारत को हराकर खिताब जीता था। तो यहाँ पे देखना, ध्यान रखना है, तो पाकिस्तान ने भारत को हराया था। नियमितता क्या है? टूर्नामेंट आमतौर पर हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि इसमें क्या है, कब इसकी स्थापना हुई थी, इसकी जब कब स्थापना हुई थी, तो वर्ष 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और पहला टूर्नामेंट पाकिस्तान में आयोजित किया गया था। उसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि ये 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तो 3 पॉइंट बना के ऐसे लिख लीजिए इसको। ठीक है, और हालिया की खबर देखें तो वर्ष 2025 की, तो वर्तमान में 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप भारत के बिहार राज्य के जहांगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक हो रहा है। ठीक है, तो इस बार क्या हो रहा है कि बिहार में हो रहा है। तो आपको पता है कि बिहार जीविका का प्रश्न भी है इस पे, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने की इस बार मेन मुझे लगता है कि यहाँ से बिहार जीविका में एक प्रश्न इस पर से पूछ सकता है, क्योंकि खेल से और ये बिहार में इस बार आयोजित किया जा रहा है। बिहार के कहाँ से आयोजित किया जा रहा है, तो इसको ध्यान रखना है कि जहांगीर में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और इस बार जो है इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, तो भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। तो ध्यान रखना है कि जो पुरुष एशिया कप है, हॉकी का पुरुष एशिया कप है, उसकी मेज़बानी इस बार 2025 की मेज़बानी कौन कर रहा है, तो भारत कर रहा है। इसका उद्देश्य की बात करें तो यह टूर्नामेंट जीतने वाली टीम 2026 में FIH हॉकी विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई कर जाएगी। यानी इस टीम में जो जीतेगा, इस चैंपियनशिप को जो जीतेगा, वो वर्ष 2026 में होने वाली FIH हॉकी विश्व कप में सीधे क्वालिफाई कर जाएगा, यानी सीधे उसका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो पुरुषों, जो वर्तमान में क्या है, पुरुषों का एशिया कप हॉकी 2025 भारत के जहांगीर में आयोजित किया, यानी बिहार राज्य के जहांगीर में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसका विवरण देखें तो मेज़बानी कौन कर रहा है, तो भारत कर रहा है। और स्थान देखें तो बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम जहांगीर आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ध्यान रखना है इसको कि बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम जहांगीर में इसका आयोजित किया जा रहा है। और भारत का प्रदर्शन देखें तो हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारत ने अब तक 2 बार लगातार जीत दर्ज की है। तो कैप्टन को भी ध्यान रखना है कि हरमनप्रीत सिंह कैप्टन है इसके। ठीक है, और अभी जो हाल में हुआ उसमें उसमें चीन को भारत ने हराया। ठीक है, और फिर जापान को हराया। ठीक है, अगर थोड़ी सी और जानकारी ले लें इसमें, तो हॉकी विश्व कप के लिए अभी हमने देखा कुल 8 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। जो फ्यूचर में होगा ये FIH हॉकी टीम जो होगी विश्व कप का जो होगा 2026 का, उसमें कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जो 2 पूलों में बांटे जाएंगे, यानी 2 भागों में डिवाइड की जाएंगी। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि पाकिस्तान और ओमान के टूर्नामेंट से इसको बाहर कर देगा और उनकी जगह पे बांग्लादेश और कजाकिस्तान को शामिल कर दिया, यानी पाकिस्तान और ओमान को इससे बाहर कर दिया गया। ठीक है, दक्षिण कोरिया जो है वर्ष 2022 का चैंपियन है और इस बार भी खिताब का बचाव कर रहा है। तो 2022 का चैंपियन कौन है, तो ध्यान रखना है कि 2022 का चैंपियन दक्षिण कोरिया है। ये जो किसका है, तो ये HIF हॉकी विश्व कप जो है उसका है चैंपियनशिप 2022 में कौन रहा है, तो दक्षिण कोरिया रहा है, और ये 2026 में होगा इस बार। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कह रहे हैं कि हाल ही में PM विकास योजना भारत रोजगार योजना कब से लागू किया गया। PM विकास भारत रोजगार योजना कब से लागू किया, तो ध्यान रखना है कि 21 अगस्त से लागू किया गया। 21 अगस्त 2025 से इसको लागू किया गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ये एक योजना है भारत सरकार की जो हाल ही में अभी लॉन्च की गई है। ठीक है, अगर बात करें इसकी, तो प्रधानमंत्री विकास रोजगार योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य देश भर में रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक है, यानी इसका टाइम बाउंड है कितने से कितने टाइम तक ये रहेगी। तो ध्यान रखना है कि 1 अगस्त से लेकर 31 जुलाई 2027 तक रहेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और इसमें जो क्या है, इसे कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPFO के माध्यम से संचालित किया जाए। तो किसके माध्यम से संचालित किया जा रहा है, इसको भी ध्यान रखना है। अगर लाभ या उद्देश्य की बात करें इसकी, तो इस योजना के प्रमुख भाग हैं जिनके तहत कर्मचारी और नियोक्ताओं को लाभ मिलता है। पहले तो कर्मचारियों के लिए,
अब उनके लिए इसका क्या लाभ है, तो पात्रता की बात करें तो यह योजना उन युवाओं के लिए है जो पहली बार औपचारिक क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं और जिनकी मासिक आय 1 लाख या उससे कम है, उसको इनका लाभ मिलेगा। दूसरा वित्तीय सहायता, कर्मचारी पात्रों को 15,000 तक की वित्तीय प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कितनी राशि निर्धारित की गई इसमें, तो 15,000 रुपये की वित्तीय राशि प्रोत्साहन की गई है। आपको पता होगा कि संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक है, अगर आप क्लासेस वगैरह भी देख रहे हैं तो संगठित और असंगठित क्षेत्र में वो मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, और संगठित क्षेत्र क्या होता है, जहाँ पे जो व्यक्ति परमानेंट होता है, प्राइवेट सेक्टर में होता है लेकिन उसकी जो जॉब होती है परमानेंट होती है। वही असंगठित क्षेत्र में होता है जहाँ पे दिहाड़ी मजदूर जो डेली वर्कर्स होते हैं वो आते हैं। ठीक है, यह राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहली किस्त कर्मचारी के लिए ही नियोक्ता के पास 6 महीने तक लगातार काम करने के बाद मिलेगी और दूसरी किस्त 12 महीने पूरा होने के और एक वित्तीय वर्ष वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा होने के बाद मिलेगा। तो 2 किस्तों में मिलेगी, इसको ध्यान रखना है। अगर बात करें नियोक्ता और कंपनियों को इससे क्या लाभ होगा, तो प्रोत्साहन। जो कंपनियां नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखती हैं उन्हें प्रति कर्मचारी 3,000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन राशि मिले। यानी कर्मचारी अगर वो नए लड़कों को रखेगी, नए जो कर्मचारी है उनको रखेगी तो उनको प्रति माह 3,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ये कंपनियों के लिए है, ध्यान रखना है। अवधि क्या है, यह प्रोत्साहन राशि 2 साल तक मिलेगी। हालांकि विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की कंपनियों को यह लाभ 4 साल तक मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा उसको 4 साल तक मिलेगा और बाकी जो कंपनियां होंगी उनको 2 साल तक इसका लाभ मिलेगा। पंजीकरण कैसे होगा, ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये योजना जो है हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले लॉन्च हुई है। ठीक है, नियोक्ता जो है इसमें पोर्टल के माध्यम से एक बार पंजीकरण करा सकते हैं। योजना की अन्य विशेषताओं की बात करें तो क्या है, अगर इसका लक्ष्य देखें तो इस योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है, जिसका लक्ष्य है कि अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नई नौकरियां पैदा करना। इसका लक्ष्य रखा गया है, टारगेट रखा गया है। क्या वो कर पाएगा, क्या आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता है। जैसा रवैया है वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इतना जॉब क्रिएट हो पाएगा। ये आंकड़े सिर्फ किताबों में ही अच्छे लगते हैं, वास्तविकता में इनका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, क्रियान्वयन की बात करें तो योजना का क्रियान्वयन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे किस मंत्रालय के तहत किया जा रहा है योजना का क्रियान्वयन, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत किया जाएगा। लाभार्थियों की पहचान क्या होगी, तो कर्मचारियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही उनका UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट होगा वे स्वचालित रूप से पात्र हो जाएंगे। ये EPFO में आपको पता है कि UN नंबर मिलता है आपको, तभी आपका PF कटता है उसमें, यानी आपका जो पैसा है उसमें कटता है। आप जितना मंथली कमाते हैं उसका कुछ % क्या होता है PF में कट जाता है, जो उसमें जमा होता है UN में। ठीक है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक ही में मिल गया है क्या? ओके, यहाँ से दिलीप ट्रॉफी स्टार्ट हो जा रही है, कोई बात नहीं। यहाँ से एक दिलीप, आपको पता है एक दिलीप ट्रॉफी चर्चा में रहा था तो वहाँ से मिक्स हो गया, कोई बात नहीं, यहीं से देख लेते हैं। दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो भारत में तो ये वो योजना थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। अब दिलीप ट्रॉफी क्या है, ठीक है, खेल से संबंधित है ये भी। दिलीप ट्रॉफी जो है भारत में खेली जाने वाली एक प्रमुख घरेलू फर्स्ट क्लास क्रिकेट प्रतियोगिता है। यह टूर्नामेंट जो है इनका नाम जो है श्री दिलीप सिंह जी के नाम पर रखा गया। तो किसके नाम पर दिलीप ट्रॉफी रखा गया, तो दिलीप सिंह के नाम पर रखा गया। यह टूर्नामेंट पारंपरिक रूप से भारत के भौगोलिक क्षेत्र उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के मध्य बीच खेला जाता है। तो भारत के जो चारों फेमस यानी एरिया है वहाँ से उनके बीच में ये खेला जाता है। दिलीप ट्रॉफी के बारे में बात करें अगर, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वर्ष 1961-62 के सत्र में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा की गई थी। तो इसकी स्टार्टिंग ध्यान रखने का कि 61-62 में की गई थी, 1961-62 में। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये मुख्य रूप से भारतीय क्रिकेटरों को टेस्ट क्रिकेट के समान माहौल में खेलने का मौका देते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार हो सके, ताकि वे क्या करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार हो सकें। इसका प्रारूप अलग अलग है, इसमें बदलाव होते हैं, तो उन बदलाव को देखने की इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि इनसे प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक है, और हाल के घटना चक्र की बात करें तो वही हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2025 के मैच में बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन दिखाकर
क्या किया, 2 शतक और 2 शतक और 2 दोहरे शतक बनाए, ठीक है। तो ये खबर था, ठीक है। तो ये आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास रही है, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और इन तीनों का मैंने तो जवाब दे ही दिया है आपको, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि आप भी जो प्रश्न मैंने पूछे हैं उसका जवाब आप कमेंट में दे पाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।